सोचिए, एक छोटा सा समुद्री रास्ता और उस पर टिकी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अजीब लगता है ना? आज हम बात करेंगे हुर्मुज़ जल डमरू मध्य के संकट की, एक ऐसा संकट जिसमें पूरी दुनिया को हिला देने का दम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक संकरा सा पानी का रास्ता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है। देखिए, हुर्मुज़ जल डमरू नाम शायद उतना जाना पहचाना ना लगे, पर यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी ने ये लाइफलाइन काट दी तो होगा क्या। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होगी, ये एक ग्लोबल सुनामी की पहली लहर होगी। इसका असर तुरंत पूरी दुनिया पर और दांव पर लग जाएगा सब कुछ। इसको ऐसे समझिए, फारस की खाड़ी जो है वो दुनिया का तेल का गोदाम है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जितने भी बड़े तेल के खिलाड़ी हैं सब यहीं हैं, और इस गोदाम से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा है, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और ये कोई छोटा मोटा दरवाजा नहीं है। दुनिया का करीब करीब 25 से 30% तेल, मतलब लगभग 1/4 इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? असर तुरंत दिखेगा और हर जगह दिखेगा। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें, डीजल के दाम आसमान पर, घर में जो रसोई गैस का सिलेंडर आता है वो भी महंगा, और तो और जो खाना हम खाते हैं वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाएगा। ये एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद एक सब कुछ गिरता जाएगा। पर रुकिए, कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। इस संकट में दांव पर और भी बहुत कुछ लगा है। चलिए अब जरा उन बड़े बड़े जहाजों के अंदर झांककर देखते हैं जो समंदर में फंसे इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनमें है क्या। तो सबसे पहले आते हैं बल्क कैरियर। इनको आप समझिए तैरते हुए बड़े बड़े गोदाम। ये हमारे लिए अनाज, कोयला, सीमेंट जैसी बिल्कुल बेसिक लेकिन बेहद जरूरी चीजें लेकर आते हैं। इनके बिना न शहर बनेंगे न करोड़ों लोगों का पेट भरेगा। फिर है VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। ये समंदर के असली दैत्य हैं। ये कच्चा तेल लाते हैं और साथ में वो LPG गैस भी, जिससे हमारे घरों में चूल्हा जलता है। जरा सोचकर देखिए, एक एक जहाज में लाखों बैरल तेल भरा होता है। और हाँ, LNG कैरियर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये जहाज तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से सीधे निकल कर आए हों। इनके अंदर नेचुरल गैस को -70 डिग्री सेल्सियस तक, सोचिए, -70 डिग्री तक ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है। क्यों? ताकि इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जा सके। ये सच में इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। देखिए, हम जो गैस यूज करते हैं ना, वो कई शक्लों में आती है। गाड़ियों में डलती है CNG, घरों में पाइप से आती है PNG। लेकिन जब इसी गैस को समंदर के रास्ते दुनिया भर में भेजना हो तो उसे LNG बनाना पड़ता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही जरूरी है, और अब यही LNG समंदर में फंसी हुई है। तो आखिर इस पूरी ब्लॉकेड के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है? ये सिर्फ एक रास्ता बंद करने की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है, जिसके खिलाड़ी और उनकी चालें दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ईरान की चालें देखिए, बहुत सोची समझी हैं। वो सिर्फ रास्ता नहीं रोक रहा, पानी के नीचे माइंस बिछा रहा है, छोटी छोटी सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि जो दूसरे पाइपलाइन के रास्ते हैं उन पर भी अटैक कर रहा है। और इसके साथ साथ वो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को भी चैलेंज कर रहा है। मतलब चारों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है। ईरान की तरफ से सीधी धमकी दी गई है कि अगर हमारे तेल टर्मिनल पर हमला हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम पूरे इलाके के तेल डिपो, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो या कोई और, सबको तबाह कर देंगे। ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी जंग की आग लगा सकती है। अब इस पूरे ग्लोबल संकट के बीच भारत की सिचुएशन बहुत ही यूनिक और मुश्किल हो गई है। एक तरफ उसका पुराना दोस्त ईरान है, तो दूसरी तरफ उसका पावरफुल पार्टनर अमेरिका, और भारत को इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि भारत इस रस्सी पर कैसे चल रहा है। ईरान में सरकार बदलने का भारत के साथ रिश्तों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। 1979 से पहले जब राजशाही थी तब ईरान अमेरिका और पाकिस्तान का करीबी माना जाता था। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद जो हुकूमत आई, उसने कश्मीर जैसे मुद्दे पर 57 मुस्लिम देशों के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। आज के रिश्तों को समझने के लिए ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। और एक बड़ी दिलचस्प बात कि जब ईरान ने इस संकट के बीच भारतीय जहाजों को जाने दिया तो उसने इसका क्रेडिट भारत सरकार की डिप्लोमेसी को नहीं दिया, बल्कि कहा कि ये भारतीय लोगों की हमदर्दी के लिए एक थैंक यू है। ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ हुकूमतों के नहीं, लोगों के भी होते हैं। अमेरिकी सैंक्शंस लगने से पहले भारत को ईरान से तेल खरीदने में जबरदस्त फायदे थे। एक तो तेल मार्केट रेट से 12% सस्ता मिलता था, ऊपर से ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का कोई खर्चा नहीं, 60 दिन का क्रेडिट भी मिलता था। मतलब पहले तेल लो, रिफाइन करो, बेचो, फिर पैसे दो। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट इंडियन रूपी में होती थी, डॉलर में नहीं। लेकिन अमेरिकी प्रेशर में ये सारे फायदे बंद हो गए। तो चलिए अब भारत के इस स्पेसिफिक केस से जरा जूम आउट करते हैं और वापस बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि ये संकट सिर्फ एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां पुरानी ताकतें कमजोर पड़ रही हैं और नई ताकतें उभर रही हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है। ईरान, चीन और रूस, ये तीनों मिलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं।
कैसे? ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बिजी रखता है, जिसका फायदा उठाकर चीन ताइवान पर प्रेशर बनाता है, और इस पूरे हंगामे के बीच तेल के दाम बढ़ते हैं और रूस हर रोज 6,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड प्लान जैसा लगता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस नए दौर में जहां तनाव बढ़ रहे हैं और पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, भविष्य के नियम कौन लिखेगा? क्या पुरानी व्यवस्था वाकई खत्म हो रही है? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का ये संकट शायद इसी बड़े सवाल के जवाब की बस एक शुरुआत है।